हाँ। हर्षित बहुत खुश लग रहा है। एग्जाम अच्छा गया क्या? सब पार्टी लोग हैं अगर अच्छे नंबर आए तो। हैं? तो इनका अच्छा थोड़ी हुआ होगा एग्जाम। आयुष का अच्छा गया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे कि अब हमें, अब पूरे कोर्स के दौरान, अब एक सीक्वेंस होता है केमिस्ट्री का ना, पहले तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज चाहिए, फिर उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे, उसको फिर केमिकल बॉन्डिंग में अप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज को एकदम स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, है ना। उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो कनेक्टिविटी है, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर हर अलग अलग ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक में यूज होंगे, तो जो पार्ट यूजेबल है हमारे लिए, है ना। अब सीक्वेंस में चलेंगे तो उसका नंबर बहुत लेट आएगा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के एंड में आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में हम पढ़ते हैं क्वांटम मॉडल, कि जैसा अभी तक पढ़ा है कि के शेल, एल शेल, एम शेल, है ना। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ एसपीडीएफ सुना होगा, है ना। तो वहां तक पहुंचना है हमें, पर वहां तक पहुंचने में अब एक डेढ़ महीने का वेट तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे कि उस एक छोटे से टॉपिक को पहले पढ़ लेंगे, वहां पे भी दोबारा पढ़ेंगे, पर जो अभी ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत इसको यूज करना है ना, तो इसको पहले से थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसलिए कि नाम कोर्स का क्या दिया है, प्री रिक्विजिट कोर्स, कि कुछ कुछ कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं जो पहले अगर पढ़ लें तो बाकी सब चीजें समझना आसान हो जाएंगी, है ना। तो हेडिंग डालो नोट्स में। पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स अभी तक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग नहीं किया है, जो लाए हो उसी में, जिसमें कल लिखा था उसी में लिख लो। फिर सबसे पहले ऑर्गेनिक चालू करेंगे, ऐसी कॉपी को ऑर्गेनिक की बना देंगे, या फिर किसी और की बना देंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की जब बात करें, ये सबको सबने पढ़ा है हमने 9th क्लास में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, है ना। जैसे किसी भी सिंबल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से कर दिया मान लो, है ना। जनरली आप एक्स का यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे एक्स का मैथ में करते हो, यहाँ पे अपन करेंगे केमिस्ट्री में हेलोजेंस के लिए, है ना। हेलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये सब धीरे धीरे याद हो जाएंगे, अभी मेरे मुंह से निकलता होगा एक साथ तो ऐसा लगता होगा कि नए नए शब्द सुन रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे तुम भी उसी लेवल पे पहुंच जाओगे। पर यहाँ पे क्या, एक्स को हम किसके लिए यूज करते हैं, हेलोजन के लिए, है ना। यहाँ पे मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, किसी भी सिंबल के लिए। दिस इज सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से या जेड से, नीचे लिखते हो या ऊपर। एटॉमिक नंबर जब लिखते हो तो यहां पे ऊपर लिखते हो या नीचे लिखते हो, नीचे लिखते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हो, जेड से। जेड इज योर एटॉमिक नंबर। और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हो ए से। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मैं कह सकता हूँ, है ना। ये बेसिक हमने किस में पढ़ा था, 9th क्लास में। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सबको याद है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन।
मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दोगे, या फिर मैं कह सकता हूं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल दोगे, है ना। जैसे ही हमने बोला कि A इज इक्वल्स टू मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमें पता है प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो अगर मास नंबर को मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। और अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना है, मतलब n की अगर मैं बात करूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर है, ये नोटेशन समझ में आते हैं, A Z और X, ये नोटेशन ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म है जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट टर्म लिखो, ये हो गया। आइसो वापस अब इस वर्ड को समझना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक को, तो क्या करना है, बचपन में एक आइसो वर्ड से चालू होने वाला ट्राइंगल पढ़ा था, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या मतलब था उसका, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो आइसो वर्ड कहीं पे भी दिखे तो उसका मतलब किससे होगा, इक्वल से। आइसो वर्ड कहीं पे भी दिखे इक्वल से मतलब होगा। अब बहुत सारे टर्म्स सुनोगे, आइसोसेलेस बचपन में पढ़ा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसो डायस्फर, आइसोटोप सुना होगा, आइसोबार सुना होगा, है ना, आइसोमर सुना होगा, है ना। तो ये सारे इन सब में क्या है, मतलब इक्वल से है, कहीं ना कहीं पे इक्वल से मतलब है। तो कहीं पे भी आइसो वर्ड देखो तो इक्वल, और आइसो के बाद जो भी लिखा हुआ है वो इक्वल होंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि ऐसी स्पीशीज जिनके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये समझ में आया। अब कोई कौन से एग्जांपल है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे अगर मैं मान लो बोलूं नियॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे एटॉमिक नंबर याद होंगे नोबल गैसेस के, है ना। नोबल गैसेस, नोबल गैस 10 पे 2 पे आएगी, 10 पे आएगी, 18 पे आएगी, है ना। ये भी याद करने हैं एटॉमिक नंबर वगैरह, तो टिप्स पे होने चाहिए एटॉमिक नंबर से एटलीस्ट, मतलब 30 तक तो टिप्स में होने चाहिए। उसके अलावा अब कैलकुलेट करना तो आना चाहिए। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर पूछा है तो 10 सेकंड में बता पाओ, है ना। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10, ठीक है। ये अगर मैं बोलूं F माइनस, फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, एटॉमिक नंबर पे जाओगे तो 9। माइनस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिंबल्स की फॉर्म में कैसे चीजों को लिखते हो। जनरली हम क्या करते हैं, आप सिंबल्स यूज नहीं करेंगे तो हमारी बुक्स बहुत बड़ी हो जाएंगी ना। और सिंबल्स यूज करने का फायदा क्या है कि अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ने वाले लोग भी सेम चीजें पढ़ सकते हैं। अगर मैं एफ माइनस लिख रहा हूं तो अब फ्लोराइड को हो सकता है किसी और लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो, है ना। लेकिन एफ माइनस सिंबल तो एफ माइनस ही होगा, क्योंकि ये सिंबल किसका दिया हुआ है, आईयूपीएससी का, एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी है जिसने ये सिंबल दिया हुआ है कि फ्लोरीन का सिंबल एफ होगा, और माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो 9 एटॉमिक नंबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हो गए 10। ऐसे अगर मैं O2 माइनस लिखूं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 10, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी हो गए 10। एक N3 माइनस नाइट्राइड, इसके इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही हो जाएंगे 10, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और अगर लिखने हो तो मैं लिख सकता हूं Na प्लस
Mg2+, Al3+, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 10, कैसे निकाला? Z इक्वल्स टू था 11 और इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 11-1, क्योंकि प्लस चार्ज का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, प्लस चार्ज का रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक नेगेटिव वाला डोनेट कर दिया, तो खुद क्या बचा? पॉजिटिव, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होती है उससे, कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो तुम्हें केमिस्ट्री को समझने में आसान बनेंगे। कि अब अगर ये नहीं पता था कि Na+ का मतलब क्या है ना, अगर पहले पढ़ते हुए ये रियलाइज नहीं किया था Na+ का मतलब क्या है, तो तुम कभी भी कंपाउंड बना ही नहीं पाए होंगे अभी तक 9th-10th में खुद से। जैसे मैं बोल दूँ सोडियम फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम कार्बोनेट, तो ये सब निकालना मुश्किल होगा अगर तुम्हें सिंबल्स नहीं पता, इसका मतलब क्या है नहीं पता ना। तो इनको भी करेंगे धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम अटोमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का 12, +2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, तो कितने बचे? 12 - 2 10। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ये सब कैसी स्पीशीज हो गई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो एक चीज तो हमने क्या देखी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, है ना। दूसरी चीज ये भी नोटिस करोगे कि ये सारे क्या हैं? आयंस। नाइट्रोजन का आयन क्या होता है? नाइट्राइड, ये रहा N3-। ऑक्सीजन का होता है ऑक्साइड, O2-। फ्लोरीन का आयन होता है फ्लोराइड, F-। ये हो गया सोडियम आयन, Na+। ये हो गया मैग्नीशियम आयन है, ये हो गया एल्यूमिनियम आयन, है ना। तो आयंस पे चार्ज वही होता है जो नोबल गैस तक पहुंचने में लग रहा हो। अगर सोडियम को नोबल गैस पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। सोडियम को नोबल गैस तक पहुंचना है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। कहां पर पहुंच जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स पे। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे नोबल गैस में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का आयन क्या है? ऑक्साइड। ये भी आयन कब बना? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने पर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या एम है कि अब स्टेबिलिटी मिल गई। नोबल गैस क्या है? स्टेबल होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैस के एटम्स किसी से रिएक्ट नहीं करते, अपने आप में स्टेबल है। तो जैसे ही ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच गया 10 इलेक्ट्रॉन्स पे, वैसे ही ये क्या हो गया? स्टेबल। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब ये जो स्टेबिलिटी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचने पे ऐसा क्या हो जाता है ना। ये हमें पता है नोबल गैस स्टेबल होती है ना। ये भी पता है कोई भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा, मतलब नोबल गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। पर ऐसा क्या है उस पे कॉन्फ़िगरेशन पे, है ना। वो है हमारे PR कोर्स का एम, कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर है, और उससे ऐसा क्या हो रहा है कि स्टेबिलिटी मिल रही है ना। ये देखेंगे, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, कर लिया? सेकंड ये दो तो तुम्हें पता ही है, आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। अब एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पता है किसी को? एटॉमिक नंबर किस पे रखते हैं, किसके बेस पे रखते हैं? एटॉमिक नंबर होता है कितने प्रोटॉन है उस एटम में, उसके बेसिस पे होता है ना, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। इस एक H से रिप्रेजेंट करते हो तुम हाइड्रोजन को। दिस इज एक्चुअली सिंबल ऑफ प्रोटियम। हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसका मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है ना। इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है
प्रोटॉन्स में कह सकता हूँ जेड के बराबर होते हैं तो वो भी 1 है। अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, है ना, तो न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया 1 - 1, 0 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 1। ऐसे ही हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, है ना। इसका एटॉमिक नंबर, अब प्रोटॉन 1 है इसलिए एटॉमिक नंबर इसका क्या रखा? 1। प्रोटॉन 1 है इसलिए एटॉमिक नंबर रखा 1। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या हो गया? इसके अंदर मास नंबर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स अलग है। मास नंबर 2 - 1, न्यूट्रॉन्स इसके अंदर कितना है? 1, है ना। तो न्यूट्रॉन चेंज हो गया। ऐसे तीसरा आइसोटोप है ट्रिटियम, एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉन एंड जेड आर बोथ 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A - Z, तो ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 2। तो आइसोटोप्स में अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा? प्रोटॉन सेम होंगे, चेंज क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट आइसोबार्स भी तुम्हें पता ही है। थर्ड इज आइसोबार। आइसोबार क्या है? वही जो आइसोटोप है, आइसोटोप पे रिलेशन है उसका जस्ट उल्टा, है ना। यहां पे क्या होगा? स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर, स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर। मास नंबर सेम होने का मतलब क्या है? कि इसका ए सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखोगे, कैल्शियम और आर्गन को देख सकते हो। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गया। मास नंबर क्या है दोनों का? डिफरेंस क्या कहां पर आया है इनमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। जैसे इसका मास नंबर इज 40, जेड इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 18, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन इक्वल्स टू 40। एन क्या हो जाएगा? 40 - 18, इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 22। ऐसे यहीं पे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 20, 40 - 20। तो डिफर क्या कर गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे अब जब भी क्वेश्चन आते हैं तब क्या आता है? कॉन्सेप्ट तो सिंपल है पर वो इनको घुमा के दे देता है। अब वो क्या बोलेगा कि हो सकता है तुम्हें ऑप्शंस में दे दे कि आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
तो डेफिनेशन तो कुछ और है, पर कंक्लूजन तो एक ये भी निकल रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है ना। तो ये थोड़ी सी एनालिटिकल कैपेबिलिटी चाहिए थ्योरी में भी। थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि थ्योरी के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चनों में क्या होगा, तुमको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट है वो नहीं देंगे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देंगे, है ना। फोर्थ इज आइसोस्टर, ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे। अब आइसोस्टर क्या है, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है ना। तो इसमें लिखना स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 लेते हैं एंड N2O। ठीक है, जैसे इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिनोगे को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनना है अगर CO2 के अंदर, तो क्या करो, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लो, उसमें ऑक्सीजन के जोड़ो और उसमें दूसरे ऑक्सीजन के भी जोड़ो, जितने भी एटम्स हैं उस स्पीशीज में सबके एटम्स जोड़, सबके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालो और उनको जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो क्या है, CO2 है, तो कार्बन के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे है हमारे पास 6। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 × 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में और 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 8 × 2, इनको ऐड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 16 + 6 22, है ना। सिमिलरली N2O में देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, × 2 करोगे और इसके अंदर इसे ऑक्सीजन के जोड़ दो, तो क्या आ गया, 14 + 8 22। तो ये दोनों क्या हो गए, आइसोस्टर्स, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गए, है ना। अब होता क्या है एक्चुअली में, अब वो ये क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब वो डायरेक्ट तुमसे जब मेंस देने बैठोगे तो कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ये नहीं पूछ रहा तुमसे, कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो क्वेश्चन के अंदर इस टर्म का यूज करेगा, है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या, कंपेयर द साइज ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, है ना, या फिर एक बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना देगा इसको कि 7-8 अलग अलग आयंस दे दिए या फिर एटम्स दे दिए 7-7 अलग अलग, और बोलेगा इनमें से 3 पेयर्स ऑफ देम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी ऐसे 5-6 स्टेटमेंट बना दिए, और फिर ऑप्शन में क्या देगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करवाएगा वो, है ना। मान लो उसने एडवांस में यही करता है कि 10 अलग अलग मान लो कंपाउंड्स दे दिए कुछ कुछ, है ना। अब वो बोलेगा कि इनमें मतलब ऐसे अब इन स्पीशीज के बेसिस पे वो अलग अलग स्टेटमेंट दे देगा, है ना, ABCDEFGH कितने भी जा सकता है, उनकी मन की मर्जी है ना, कितना गुस्सा में है टीचर उस पर डिपेंड करेगा कितने तक जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग स्टेटमेंट दे देगा कि 3 पेयर्स ऑफ देम आर आइसोस्टर, है ना, फिर मान लो दे दिया कि 2 पेयर्स ऑफ देम आर आइसोडायफर, ऐसे अलग अलग करके। अब हो सकता है किसी दूसरे चैप्टर की लैंग्वेज इस्तेमाल कर ले, है ना, कि the element with highest atomic number is of period group 13, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक स्टेटमेंट दे दिया। फिर हो सकता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ स्टेटमेंट दे दे कि मान लो कि अलग अलग कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, तो इसमें से किसी का भी मतलब बॉन्ड ऑर्डर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो पूछ लिया, वो बोल दिया कि द मॉलिक्यूल विथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद दिस मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस, कितने भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, और एंड में क्वेश्चन क्या पूछेगा इंटीजर टाइप में, इनमें से कितने सही है। तो
एक क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगवाने की कोशिश करेगा, है ना। वो कब होगा, जब ऐसी 10 चीजें तुमने सही से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो। तो इसलिए टर्म्स भी इंपॉर्टेंट। टर्म्स किस में हेल्प करेगी, तुम्हारी क्वेश्चन समझने में हेल्प करेगी। दिस वाज आइसोस्टर्स। नेक्स्ट फिफ्थ इज आइसोडायफर्स। इसमें लिखना स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सेस। न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब क्या है? हमने एक टर्म यूज किया, न्यूट्रॉन एक्सेस। न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब है कि अब न्यूट्रॉन एक्सेस वर्ड कहां पे यूज करते हो, जब ज्यादा हो किसी चीज से। न्यूट्रॉन का नंबर हमेशा या तो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन से ज्यादा होता है ना। तो प्रोटॉन से कितने ज्यादा है न्यूट्रॉन, उसको क्या बोला हमने, न्यूट्रॉन एक्सेस। तो न्यूट्रॉन एक्सेस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, n माइनस पी। एन अब यहां पे प्रोटॉन को जेड लिख सकते हो, प्रोटॉन को जेड लिख सकते हो, और न्यूट्रॉन को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिख सकते हो एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन इज जेड। तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस 2z। ये समझ में आया कैसे किया? यहां पे मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को लिखा a माइनस z और p को लिखा z। तो यहां से आया n को लिखा मैंने a माइनस z माइनस z। तो न्यूट्रॉन एक्सेस में डायरेक्ट लिख सकता हूं a माइनस 2z। शेप्स खराब है इसके, ये नशे करके आता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखने हो जैसे, तो एग्जांपल्स एक लिख सकते हो, क्लोरीन का न्यूट्रॉन एक्सेस निकालो। एग्जांपल, एटॉमिक नंबर 17 और ये 35। इसका हमें निकालना है न्यूट्रॉन एक्सेस। और अब एक दूसरी स्पीशीज बतानी है जो इससे आइसोडायफर का रिलेशन रखता हो। बहुत सारे 1531 है ना। जैसे पोटेशियम को अगर लोगे, बड़ा पोटेशियम बोल रहे हो मुझे, फॉस्फोरस ले सकते हो, पोटेशियम ले सकते हो। पोटेशियम इज 1939। फॉस्फोरस भी ले सकते हो 1531। क्या करना है, a माइनस 2z, मास नंबर इज 35 माइनस 17 इंटू 2, न्यूट्रॉन एक्सेस आ रहा है इसका 1।
इसका न्यूट्रॉन एक्सेस 31 माइनस 15 इंटू 2 1, इसका न्यूट्रॉन एक्सेस 39 माइनस 19 इंटू 2 1। तो ये सब क्या हो गए, आइसो डायाफर्स। ठीक है, तो ये कुछ कुछ टर्म्स हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक शायद पहले सुना हुआ होगा जिन्होंने पढ़ा है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सुना करा है आपने कहीं पे यूज। ठीक है, और बाकी ये आइसो डायाफर्स, आइसोटोप्स और आइसोबार तो सबने पढ़ा ही होगा। क्या याद रखना है, दो नए पता चल रही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से दिख जाता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। आइसो डायाफर और आइसो स्टर, ये दो और याद रखने। डन हो गया। अब हम आते हैं जो मेन हमारा, अब इन टर्म्स का हम क्या करेंगे, हम जब क्वांटम मॉडल पढ़ रहे होंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स का कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम है ना, क्वांटम वर्ड सुना है तुमने, है ना, सुना होगा तो हर जगह, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर, है ना, ये सब सुनते हो। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में, ये टॉपिक पार्ट किसका, ये एक्चुअली पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, है ना। सबने 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। हमने वहां पे एक टर्म पढ़ा था शेल, वहां पे हमने टर्म पढ़ा था शेल, है ना, KLMN, दीज वर शेल्स, है ना। शेल को हम रिप्रेजेंट करते थे एन से, वहां पे शेल को हम रिप्रेजेंट करते थे एन से। n इक्वल्स टू 1 कौन सी होगी, पहली शेल। n इक्वल्स टू 2 हो गई दूसरी शेल, n इक्वल्स टू 3 हो गई तीसरी शेल, है ना। ठीक है, अब ये सब शेल्स एक्चुअली हम मानते क्या थे कि दीज वर होम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, शेल्स के अंदर, ये मानते थे, है ना। अब एक्चुअली हमने क्या किया, हमने अधूरा पढ़ा है इस मॉडल को, हमने अधूरा पढ़ा है, या फिर ये कह लो हमने बोर्स मॉडल तक पढ़ा है। बोर्स मॉडल ने कहां तक दिया था, सिर्फ और सिर्फ शेल्स तक इंफॉर्मेशन दी थी कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स के अंदर कहां होते हैं वो आगे चल के किसने दिया, श्रोडिंगर नाम का एक साइंटिस्ट था, है ना। तो ये सब क्वांटम मॉडल बेस्ड है श्रोडिंगर की थ्योरी पे, या फिर कह सकते हैं श्रोडिंगर की रिसर्च पे, है ना। तो उसने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था जिसके अंदर एटम्स के अंदर जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं उन सबको कंसीडर किया था, और उसके हिसाब से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, उसके लिए एक इक्वेशन बनाई थी। उस इक्वेशन को भी देखेंगे हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। मतलब उस स्ट्रक्चर, उसकी इक्वेशन का थोड़ा सा पार्ट है कोर्स में, ऐसा नहीं है कि श्रोडिंगर बना दूंगा तुम्हें, है ना, वो तो नहीं बन पाएंगे। तो उसने क्या बोला, जैसे क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट पे है। हम किसकी बात कर रहे हैं, होम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें, इसके अंदर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का घर कहां पर है। ठीक है, एक शेल में बहुत सारे एक जगह तो होंगे नहीं, सब अलग अलग जगह होंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो क्वांटम मॉडल में लिखना डिक्टेशन, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम is based on Schrodinger's SCHORIN TGER। अब इसके अंदर ई के ऊपर वो दो बिंदी वाली ई है, वो जर्मन इंग्लिश है, पता नहीं क्या है, पर स्पेलिंग ये है। ठीक है, तो क्वांटम मॉडल में हम क्या बात करेंगे, होम ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो अब जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स आते हैं, है ना। उन कॉन्स्टेंट्स को ही कहते हैं क्वांटम नंबर्स, उन कॉन्स्टेंट्स को ही कहते हैं क्वांटम नंबर।
ठीक है। अब क्वांटम नंबर क्या है, ये एक तरह से जैसे तुम जब भी अपना एड्रेस बताते हो तो एड्रेस में 3-4 चीजें लिखते हो, है ना, कि स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है ना, कॉलोनी कौन सी है। तो एक्चुअली में क्वांटम नंबर भी एक्चुअली में क्या है, दीज आर एड्रेस फॉर होम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के घर का एड्रेस है ना। तो क्वांटम नंबर जब हम देखते हैं तो हमें 4 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। एक को बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या था, वही शेल नंबर है ना, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन। एक दूसरा होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एस। ठीक है, दिस इज, ये 4 नंबर है ना। तो ये 4 नंबर याद रखना, एन, एल, एम और एस, है ना। इन चारों के पे अलग अलग एक एक नंबर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये 4 चीजें एड्रेस बता देंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन का, है ना। जैसे एन के लिए, एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलो उसको बाद में लिखेंगे, पहले क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लेते हैं। बड़े बड़े वर्ड बोलूंगा तुम फिर घबरा जाओगे पहले दिन ही, है ना। एन रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर। एन रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर। शेल नंबर हमें पता है कौन सी शेल है, के है, एल है, एम है, एन है ना। इसको अगर तुम्हें कंपेरेबल मानना है तो इसे समझ लो कि हम बात कर रहे हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की, देश, हम बात कर रहे हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट की, है ना। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मान लो ईस्ट चंपारण। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट के बाद मान लो, अब डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, अब डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, जैसे हम अगर मोतिहारी बोले तो लगभग समझ में आ जाएगी, हाँ, कि मोतिहारी या फिर ईस्ट चंपारण में एक ही ईस्ट चंपारण है ना। डिस्ट्रिक्ट के नेम्स रेडली कॉमन है इंडिया में, है ना, कि 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम सेम हो जाए अलग अलग स्टेट के, नहीं है ऐसा, है ना। कुछ कुछ सिटीज के नाम कॉमन है, जैसे एक क्या, औरंगाबाद, एक क्या, मुंबई है, अरे वही असली मुंबई है, वो वाला तो नकली होगा, है ना। जैसे एल, एल रिप्रेजेंट करता है, अब जैसे हमने क्या कहा कि डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारी कोई लोकेलिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हारी कोई लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब जैसे अपन कहां पर है, रघुनाथपुर में, ठीक है, तुम्हारी कोई ना कोई लोकेलिटी होगी। लोकेलिटी में भी और भी अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने क्या कहा, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम गए लोकेलिटी में, लोकेलिटी के अंदर तुम्हारी कोई ना कोई कॉलोनी होगी। जैसे इस कॉलोनी का नाम क्या है, गंडक कॉलोनी। क्या हुआ, कोई ना कोई कॉलोनी होगी, और कॉलोनी के अंदर क्या होगा, तुम्हारा प्लॉट नंबर। ठीक है, कॉलोनी के अंदर तुम्हारा प्लॉट नंबर। तो एक तरह से ये क्या है, हम कभी भी अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एड्रेस देते हैं जनरली, है ना। इसके साथ अगर पिन कोड लगा दोगे तो पहुंच जाएगा, कभी भी गलत जगह पे नहीं जाएगा, है ना। तो तुम तक प्लॉट नंबर तक पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा, घर। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा एड्रेस ऑफ तुम्हारा यू। अब जिस तरह से ये तुम्हारा एड्रेस है उसी तरह से मैं कंपेरेबल कर सकता हूं कि ये 4 चीजें मैं बता दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाऊंगा, ये 4 चीजें मैं बता दूंगा तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाऊंगा। जैसे अब इस पे जाते हैं, शेल, शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल, शेल के अंदर होगी सब शेल। ठीक है, सब शेल के अंदर हमारी होगी ऑर्बिटल, सब शेल के अंदर होगी हमारी ऑर्बिटल, है ना। और जैसे ऑर्बिटल के जैसे कॉलोनी के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल हाउसेज हो सकते हैं, वैसे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
अब एक बेसिक ये एक कॉमन पार्ट ये है कि एक ऑर्बिटल के अंदर हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, दो से ज्यादा नहीं होंगे एक ऑर्बिटल में। हाँ, दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, लेकिन टू से ज्यादा नहीं होंगे। तो एस क्या बताएगा हमें, ये हो गया मान लो कि लास्ट ऑर्बिटल के बाद एस पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, है ना। तो क्या कहा हमने, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेलिटी, लोकेलिटी में कॉलोनी, कॉलोनी में घर, है ना। शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस तरह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो हमें ये चार चीजें अगर पता चल जाए, हमें अगर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो हमें अगर ये चार चीजें पता चल जाए तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के एकदम लो पॉइंट तक, कहां पर है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इन चार नंबर को एक एक करके देखेंगे। ये डन है, इतना समझ में आया, है ना। तो ये इन चारों को क्या बोलते हैं, दीज आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यू, है ना, कि 1 2 3 4 डेसिमल में नहीं आएगी, 1.1 1.2 1.3 ऐसे नहीं आएगा। क्वांटम का मतलब जनरली वैसे ओरिजिनल इस वर्ड का है पैकेट ऑफ एनर्जी से, है ना। एक पैकेट से, जैसे कभी भी तुम अगर मान लो तुम थोक में सामान खरीद, थोक समझते हो ना कि बल्क में सामान खरीदने जाओगे, तो कभी भी तुम्हें वो पैकेट खोल के नहीं देगा, पूरा का पूरा पैकेट ही देगा कि मतलब या तो एक बोरी चावल लो, दो बोरी लो, तीन बोरी लो, चार बोरी लो। कभी वो ऐसे बोरी खोल के नहीं देगा क्या बोरी में से 2 किलो निकाल के ले जाओ। कभी भी तुम्हें वो देगा तो एक पूरे के पूरे पैकेट में देगा, है ना। कभी भी वो तुम्हें डेसिमल्स में नहीं मिलेगी चीजें कि 1.1 बोरी दे दो, ऐसे नहीं होगा ना, एक बोरी या दो बोरी। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटम, की हमेशा पैकेट में चीजें मिलेंगी। ये वर्ड कहां से आता है हमारे, एक्चुअली जब भी हम लाइट का इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर से, है ना, लाइट का इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर से, तो हमेशा वो पैकेट्स में डील करती है। वो ये कॉन्सेप्ट भी देखेंगे एटॉमिक नंबर में कि एनर्जी मिलेगी। तो लाइट का पार्टिकल क्या होता है, लाइट का पार्टिकल सुना है, लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, है ना। लाइट का पार्टिकल जब भी तुमसे इंटरेक्ट करता है तो जो भी एनर्जी एक्सचेंज होता है वो पैकेट में होता है, कि या तो एक फोटोन की एनर्जी का एक्सचेंज होगा या 2 फोटोन की एनर्जी का एक्सचेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल अपनी आधी एनर्जी दे दी और आधी खुद लेके चला गया, है ना। तो इस यहीं से वर्ड आता है क्वांटम का, कि डीलिंग इन पैकेट्स, पैकेट्स में डील करना, है ना। क्वांटम का मतलब किससे है, पैकेट्स में डील करना। अब यहाँ पे क्वांटम नंबर क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे ये तीन जो नंबर है एन, एल और एम, ये तीनों आते हैं श्रोडिंगर की इक्वेशन से। ये चौथा वाला हाइपोथेटिकल है, ये हमने अपनी मर्जी से बनाया है। तो ये जो तीन है, ये दिस कम्स फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये आता है श्रोडिंगर की इक्वेशन से। ये वाला जो है ये हाइपोथेटिकल है, ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाया है ना, कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं या इस इलेक्ट्रॉन की, तो उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया एक नंबर एस, है ना। तो ये चार याद रखेंगे, क्या है, एन, एल, एम और एस, चार चीजें। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ये जो n है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय n। और ये हमें बताता क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता है, शेल, ठीक है। l को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल
मूथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। और भी वर्ड है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, पर अपन हमेशा हर जगह तुम्हें क्या मिलेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा एम, एम से मतलब है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड एस इज स्पिन क्वांटम नंबर, एन इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि शेल कौन सी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि शेल कौन सी है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि सब शेल कौन सी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि ऑर्बिटल कौन सी है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है हमें कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जल्दी बोलो। मुंह चलना चाहिए पर मैं बोलूं तभी। आयुष, ये तेरे नाम वाले रिश्ते बिगाड़ दूंगा मैं अगर ज्यादा। ये क्या जानबूझ के, क्या सलमान खान के फैनों की नेचुरली है, ऐसे ही है। सत्यम तो बाल दो के नहीं आता इसलिए। नेचुरली, नेचुरली तेरे नाम। अभी तो ठीक है, 5-10 साल बाद बहुत बुली होगा कॉलेज में, अभी तो मैं ही कर रहा हूँ बस। तेरे से 29 मार्च को करवा देते, उस पर लगन लगन लग गई है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम अब क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, सब बोलेंगे क्या, शेल, है ना। शेल का मतलब अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बोला कि एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, शेल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला n इक्वल्स टू 1 है, तो शेल क्या बात कर रहे हैं हम, के शेल की बात कर रहे हैं। अगर हमने बोला n इक्वल्स टू 2 है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, l की। n इक्वल्स टू 3 बोला तो हम किसकी बात कर रहे हैं, m की। ये तो हम सबने पढ़ा है बोर्स मॉडल का ये, एंड सो ऑन, है ना। इस n से रिलेटेड तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। हाँ यस, एक हमने इससे रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ये होता है 2n स्क्वायर, है ना। इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचते हैं वो भी देखेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी कि एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2, कैन हैव एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जैसे मुझे अगर मान लो 20 इलेक्ट्रॉन डालने हैं तो मिनिमम 10 ऑर्बिटल तो चाहिए, है ना, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 ऑर्बिटल है मेरे पास अगर, तो मैं 20 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रख सकता हूं। अगर मेरे पास एक ही ऑर्बिटल है तो मैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं। सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं उसकी हाफ ऑर्बिटल तो होनी चाहिए,
है ना। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं बोलूं इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल, एक शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी अगर मुझे ये निकालना हो, तो मैक्सिमम मैं कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता हूं, 2n² रख सकता हूं, है ना। तो मेरे पास ऑर्बिटल्स कितनी होंगी उसमें, उसका हाफ। अगर मैं मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूं तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 5। अगर मैं 20 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूं तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, 10। तो 2n² इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूं तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, n²। ये क्लियर है कैसे आया फॉर्मूला, हाँ। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2n² है तो ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, n²। n² तक कैसे पहुंचेंगे वो भी देखेंगे। इस पे सीधी लाइंस बनती नहीं। अच्छा ये वाला बटन है, शेप्स वाला ऑफ कर देते हैं, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हेडिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसमें लिखना इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी SUBSIDIARY सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, है ना। जैसे n किसने दिया था, n वाला जो क्वांटम नंबर था वो सबसे पहले किसने दिया था, बोर्स मॉडल में पढ़ा है तो बोर्ड ने दिया है। तो n वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में लिखो इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। ये एंगुलर क्वांटम नंबर में नहीं लिखना n, जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेडिंग डाली है वहां पे लिखना है इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। क्या, NIELS, हिंदी में लिख ले नील। हाँ हिंदी की बुक में नील लिखा रहता है उसका नाम, इंग्लिश में NIELS। जैसे सोक्रेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सोक्रेट्स तो पढ़ा होगा ना, फिलोसफी वाला। हाँ ग्रीक रोम लिखिए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकरात बोलते हैं। फिलोसफी हिंदी में पढ़ोगे सुकरात बोलते हैं। ठीक है, इट वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर ने क्या दिया था, n, बोर्स मॉडल में पढ़ा है इसलिए। ऐसे ही इसमें लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर में इट वाज गिवन बाय सोमरफील्ड, SOMMER FIELD, ठीक है, इट वाज गिवन बाय सोमरफील्ड। ठीक है, अब इसमें n में और इसके अंदर रिलेशन देखना ध्यान से, है ना। जैसे हमने क्या कहा कि शेल को रिप्रेजेंट करता है
एन नंबर, जैसे के शेल होगी तो एन इज 1, एल शेल होगी तो ये 2, एम शेल होगी तो ये 3, है ना। एल रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, एल रिप्रेजेंट करता है सब शेल। अब जो हमारी पहली शेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल होती है। जो हमारी पहली शेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल, है ना। ये मान लो कि इस डिस्ट्रिक्ट में एक ही लोकेलिटी है, फर्स्ट वाली डिस्ट्रिक्ट में एक ही लोकेलिटी है ना, जिसको हम बोलते हैं एस, जिसको हम बोलते हैं एस, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड शेल है इसके अंदर दो सब शेल होती हैं, एस और पी। ऐसे तीसरी जो सब शेल है इसके अंदर तीन सब शेल होंगी, एस पी डी। ऐसे ही एन में जाओगे तो 4 एस पी डी एफ। ऐसे ही फिफ्थ में जाओगे तो एस पी डी एफ जी, फिर एस पी डी एफ जी एच, ऐसे बढ़ता जाएगा। पर एक चीज तुम कॉमन नोटिस कर सकते हो, चलो 5 का भी लिख देते हैं। एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि जितने वैल्यू एन की है उतनी ही सब शेल है, जितनी वैल्यू एन की है उतनी ही सब शेल है। हाँ, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल इज इक्वल्स टू एन। ये लिख सकता हूं मैं। नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल इज इक्वल्स टू एन, ये लिख सकता हूं। इतना ठीक है। ऑब्जर्व कर ही पा रहे हो कि एन की वैल्यू 5 है तो सब शेल कितनी आई, 5। अब जैसे जैसे हर शेल का एक नाम है और उसका एक क्वांटम नंबर है, के लिए n1 यूज किया, एल के लिए n2 यूज किया, ऐसे हर सब शेल का एक एल का नंबर है। एल क्या है, एल क्वांटम नंबर है ना, कोई ना कोई नंबर है। तो ऐसे ही एस का एक नंबर होगा, ऐसे ही पी का एक नंबर है, ऐसे ही डी का नंबर। वो क्या है, अब बस क्या याद रखना है, 0 से चालू होते हैं, जैसे एस है, पी डी एफ जी। ये नंबर्स कहां से चालू होंगे, 0 से चालू होते हैं और कंटिन्यूसली 0 1 2 3 4 इस तरह से चलेंगे। ये क्या है, दिस इज सब शेल, दिस इज एल। एल की क्या वैल्यू होगी कि जब भी हम एस सब शेल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू होगी 0। जब भी हम पी सब शेल की बात करेंगे तो एल की वैल्यू होगी 1। जब भी हम डी सब शेल की बात करेंगे तो 2। तो क्या याद रखना है, कितने सब शेल होती है, जितना एन होता है। और एस से चालू होता है, एस पी डी एफ जी या जैसे चलता है। पहले वाले का 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। सब शेल कहां से चालू होती हैं, एस से चालू होती है, और ये याद रखना है बस 0 नंबर से चालू होती है ना। तो मैं इसके लिए कह सकता हूं कि नंबर ऑफ सब शेल इन ए शेल, और ये भी कह सकता हूं कि एल कहां से कहां तक वेरी होगा। जैसे ये लिख लिया। अब मैं जब बात कर रहा हूं फर्स्ट शेल की एल की, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0। एस के लिए एल की वैल्यू है 0। ऐसे ही इस एस की भी वैल्यू एल की क्या होगी, 0। पी की वैल्यू 1। ऐसे ही
डी की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 0, है ना, ऐसे चलता जाएगा। एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 3। यह है एस के लिए। फॉर एस एल इक्वल्स टू 0, फॉर पी एल इक्वल्स टू 1, फॉर डी एल इक्वल्स टू 2, फॉर एफ एल इक्वल्स टू 3। अब ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कहां तक जा रही है? 0 तक। जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहां तक जा रही है? 1 तक। जब हो गया ऑब्जर्व, एक कम तक जा रही है कि मान लो मैं बोल दूं n की वैल्यू 10 है तो l की वैल्यू कहां तक जाएगी? 9 तक। ठीक है, तो मैं यहां पे दूसरी चीज लिख सकता हूं कि वैल्यू ऑफ l वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। ये लिख सकता हूं मैं, 0 से n-1 तक हमारी वैल्यू जाएगी। ये ठीक है। तो n की वैल्यू कहां से चालू होती है? 1 से चालू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती है। और l की वैल्यू कहां से चालू होती है? 0 से। 0 से कहां तक जाएगी? n-1 तक। और हर शेल में कितनी सब शेल होंगी? जितना उस शेल का नंबर है ना। अब सब शेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना? तुमको लिखा हुआ कैसे दिखेगा? जैसे मैंने मान लो लिखा, यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब शेल। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो लिखा 2s, मैंने लिखा 2s। तो अब इसके अंदर 2 का क्या मतलब है कि शेल कौन सी है? सेकंड। 2 का मतलब है सेकंड शेल है। सेकंड शेल मतलब n इक्वल्स टू 2 की बात हो रही है। इसके बगल में लिखा हुआ है s, तो इसका क्या मतलब हुआ? s सब शेल ऑफ सेकंड शेल। 2s अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? शेल सेकंड शेल है और सेकंड शेल के अंदर s सब शेल है ना। तो और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, है ना। सिमिलरली अगर मैंने लिखा हुआ है, लेट सपोज मैंने लिखा है 3d, मैंने लिखा 3d, तो 3d में थर्ड शेल n इक्वल्स टू 3, और इसमें इसका मतलब है d सब शेल ऑफ थर्ड शेल। ये समझ में आया मतलब? और l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। ये याद रखना है, यही यहां पे भी गलती होती है कई बार, स्टार्टिंग में बहुत बार होगी कि l की वैल्यू तुम 1 से स्टार्ट कर दोगे। स्टार्टिंग में जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी इस टॉपिक में, मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि तुम जब उस चैप्टर को मान लो अब 1-2 बार रिवाइज कर लिया, काफी क्वेश्चंस कर लिए, इनफ क्वेश्चंस कर लिए, तो फिर ये छोटी छोटी गलतियां होना बंद हो जाएगी। कि जब ये गलती 5 बार करोगे तो अपना छठी बार याद आएगा ये मैं बार बार गलत कर रहा हूं, है ना। पर 5 बार कब कर पाओगे? जब क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो ये जो फालतू की गलतियां होती हैं ये कभी करेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, तो प्राइमरी फोकस कहाँ रखना है? क्वेश्चंस करने पे, कि चैप्टर एक बार रिवाइज किया, क्वेश्चंस करो। आउट ऑफ स्टॉक है? ऑनलाइन होगी, देख लो कितनी बिकती है। हैं? मेरे को भी ऑनलाइन नहीं मिली, मैं कौन सा उनको पर्सनली फोन करके बनाएंगे? हैं? मिल जाएगी, आ जाएगी धीरे से धीरे धीरे। मेरे ख्याल से वो एडिशन अपडेट करने वाले हैं, मेरे पास पिछला वाला एडिशन है, अराउंड अप्रैल में हमेशा एडिशन अपडेट होता है, तो अपडेट होने वाला है, अभी टाइम है चालू करने में। ठीक है, तो 2s 3d
ऐसे ही अगर मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 4s, 4s का क्या मतलब होगा? फोर एस का क्या मतलब होगा शिवम? फोर्थ शेल में है, और सब शेल कौन सी है? एस, और एल, एल की वैल्यू 0 है ना। तो अरे वो दूसरा शिवम कहाँ गया? फोर्थ शेल और एस सब शेल इन फोर्थ शेल। ठीक है। अब ये कंफ्यूजन कभी मत लाना कि एस सब शेल सर यहाँ पे भी है वहां पे भी है। हाँ, दोनों जगह हो सकती है। एस जो सब शेल है वो 1 में भी आएगी, 2 में भी आएगी, 3 में भी आएगी, 4 में भी आएगी। अभी लिखा हमने पीछे, है ना, अभी लिखा हमने यहाँ पे। एस जो है वो 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है। फिजिकली उसके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम देखेंगे। अभी हम बस नंबर के बेसिस पे देख रहे हैं, फिजिकली भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे अभी। लेकिन ये कंफ्यूजन मत लाना कि एस अलग अलग जगह कैसे है ना। जैसे तुम्हें देखता होगा ना कि लगभग राजीव नगर तो हर सिटी में मिल जाएगा, महेश नगर, राजीव नगर, है ना, हर सिटी में मिलते हैं, है ना। कचहरी लगभग हर बड़ी सिटी में। तो ये लोकेलिटीज हर सिटी में होंगी। इस तरह से एस भी हर जगह मिलेगा। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, उसको फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर हमने बोर्ड्स मॉडल देखा होगा तो सेंटर में हमने क्या बनाया था? न्यूक्लियस। बोर्ड्स मॉडल में सेंटर में हमने न्यूक्लियस बनाया था, जिसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके बाद हमने इसके चारों तरफ बनाई है अलग अलग शेल्स। ये ठीक है ना। सबसे अंदर वाली शेल को हमने क्या बोला था? कि n इक्वल्स टू 1। इसके बाहर वाले को हमने बोला था l, n इक्वल्स टू 2। और सबसे बाहर वाली ये वाली हो गई m, n इक्वल्स टू 3। इसके बाहर में हो सकता है एक और फोर्थ भी बना दूं। ये क्या हो जाएगी? n इक्वल्स टू 4। है ना, ये हमने बोर्ड्स मॉडल में पढ़ा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर n बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है। एक फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये है इसका, है ना। अभी तक हमने नंबर में देखा, अब देख रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो मैं ये कह सकता हूं कि एज n इंक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस। कि जितना n होगा, जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस है ना। और कोई फिजिकल बोर्ड्स मॉडल में n का और क्या सिग्निफिकेंस था, याद आ रहा है कुछ? बोर्ड्स मॉडल में n का क्या सिग्निफिकेंस था? और एनर्जी, जितना n ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना n ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो एज n इंक्रीजेस एनर्जी लेवल इंक्रीजेस। As n increases, energy level increases. ठीक है। अब इस एनर्जी लेवल को कैसे सोच सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो कब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब चार्जेस के कारण फोर्स जीरो कब होगा? जब चार्ज नहीं होगा। मान लो न्यूट्रल है तो उसके ऊपर किसी भी चार्ज का इफेक्ट नहीं लग रहा है, जीरो, है ना। एनर्जी लेवल उसका चार्ज के रिस्पेक्ट में हो गया जीरो, क्योंकि चार्जेस नहीं है। अब मैं किसी न्यूट्रल बॉडी में से दो चार्जेस अलग अलग कर दूं
तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, उनको अगर मुझे दूर करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें, है ना। सिमिलरली यहां पे देख सकते हो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, प्रोटॉन्स है उसके अंदर, है ना। कोई इलेक्ट्रॉन उसके एकदम पास में है ना। अब तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर ले जाना है, दूर ले जाना है। ये न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है अभी पास में। अगर तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को और दूर ले जाना है, तुम्हें क्या करना है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को और दूर लेके जाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ये अट्रैक्शन में है, दोनों अट्रैक्शन में। इस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ये समझ में आया कि अगर दो चीजों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड सी ले लो, है ना। बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि वो किसी फोर्स से जुड़े हुए हैं, और उस फोर्स को अगर तुम्हें तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किससे बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अगर तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाना पड़ रहा है, या फिर तुम्हें इसे दूर ले जाना है, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब तक नहीं दोगे तब तक वो दूर कैसे जाएगा? जब तक एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो इस फोर्स को काउंटर कैसे करेगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, यही मतलब है ना। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। For n equals to 4, for n equals to 4, find part A of the question. Part A of the question, number of subshell. चिल्ला के आंसर नहीं देना, चुपचाप कर लेना, डिस्कस कर लेंगे। Part B, number of orbital. Part 3, maximum number of electron. हो गया फर्स्ट वाला। अब जैसे अब नंबर ऑफ सबशेल, अब n इक्वल्स टू 4 है। अब या तो तुम अगर कॉन्सेप्चुअल ज्यादा, अब तुमको पता चल जाएगा तुम खुद किस तरह से पढ़ते हो। जिसने फॉर्मूले से अप्रोच किया है वो इंसान फॉर्मूला अप्रोच वाला है, कि फॉर्मूले याद कर लूँ और अप्लाई कर दूँ, है ना। कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत फायदा होगा, मैथ में जैसे, है ना, जिसको फॉर्मूले याद, जैसे यहाँ का कल्चर ज़्यादा फॉर्मूला याद आता है कि मुझे ये मत बताओ क्यों हो रहा है, मुझे ये मत बताओ कौन सा, ये बता दो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, मैं लगा दूंगा, आंसर निकाल दूंगा। ये आंसर सेंट्रिक अप्रोच है ना। तो मैथ में हो सकता है फ़ायदा हो जाए, और फिजिक्स में किसी किसी चैप्टर में फ़ायदा हो जाए, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में फ़ायदा हो जाएगा, है ना। पर तुम अगर पूरी हमेशा अप्रोच यही रखोगे कि मुझे फॉर्मूला याद करके करना है, तो तुम बाकी चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोने लग जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है।
सिर्फ समझना है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। तो जो फॉर्मूला अप्रोच वाले लोग हैं उसको प्रॉब्लम होगी ऑर्गेनिक में, है ना। इनऑर्गेनिक में कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं, लगभग सब में 70% प्रॉब्लम चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी फॉर्मूले नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दोनों चीजें आनी चाहिए। प्राइमरी फोकस होना चाहिए तुम्हारा हमेशा कॉन्सेप्ट समझने पे, प्राइमरी फोकस हमेशा। जो फॉर्मूले याद करने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि एंड में फॉर्मूला ही तो लगाना है, कॉन्सेप्ट पे अपना फोकस कम हो जाता है। प्राइमरी फोकस ऑलवेज शुड बी ऑन कॉन्सेप्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, है ना। क्योंकि अगर फिजिक्स में तुम फॉर्मूला अप्रोच पे जाने लगे तो स्टार्टिंग में तो लग जाते हैं, काइनेमेटिक्स चलेगा उसमें लग जाएंगे, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, नॉर्मल से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम धीरे धीरे मोशन के अंदर आगे आगे बढ़ोगे, 2D मोशन से रोटेशनल मोशन पे जाओगे, है ना, तो रोटेशनल मोशन में फिर वही कितने ही रट लोगे, उसमें रटना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटने पड़ते हैं, वो रटने पड़ेंगे। लेकिन जब उसको अप्लाई करने जाओगे तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूला रटने का भी क्या फायदा जब अप्लाई नहीं कर पा रहे, है ना। तो प्राइमरी अप्रोच शुड बी ऑलवेज कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मूला बाद में, है ना। एट द एंड तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एट द एंड तुम्हें यही करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट समझ लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स में हमेशा क्या रहेंगे, तुम्हारे फॉर्मूलेज रहेंगे, ट्रिक्स रहेंगी याद करने की, है ना। जैसे पीरियोडिक टेबल याद करने की ट्रिक है, वो तो याद हो जाती है 2 साल में, तो वो शॉर्ट नोट्स में भी नहीं आती फिर, है ना। तो ट्रिक्स रहेंगी चीजें याद करने की, और फॉर्मूलेज रहेंगे, और कोई ऐसे कॉन्सेप्ट जो मतलब जिसमें तुम या तो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो, वो शॉर्ट नोट्स में जाएंगे, है ना। लेकिन अगर तुम थ्योरी वाले इंसान हो तो ही ये सब इतना शॉर्ट नोट्स छोटे होंगे तुम्हारे। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझने वाले इंसान होंगे तो शॉर्ट नोट्स अपने आप छोटे होते जाएंगे, है ना। लेकिन अगर रटने वाले इंसान हो तो फिर तुम्हें लगेगा कि जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे तुम्हें लगेगा इस थ्योरी को भी मैं लिख लेता हूँ, इस थ्योरी को भी मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि तुमने थ्योरी समझी नहीं, है ना। और थ्योरी एक बार में पूरी नहीं समझ में आएगी। जैसे अभी ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एन और एल, आज के दिन में सिर्फ एन और एल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एम और एस भी पढ़ा दूंगा तो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी। तो अब जब तक इन दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को घर पे जाके नहीं पढ़ोगे, जब तक ये मन में कनेक्ट नहीं होगा कि ये 0 से n-1 तक क्यों है। अगर मैं बोल दूं कि n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन l, अगर मैं बोल दूं ऑलवेज n ग्रेटर देन l, तो वही तो बात कह रहा हूं मैं कि किसी भी शेल के अंदर l की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1 तक, है ना। l की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 to n-1, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन n-1, है ना। तो यही रिलेशन है। लेकिन अगर मैंने ये बोला तो जिसने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है उसको सोचेगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, जिसने कॉन्सेप्ट को बेसिक से नहीं समझा वो सोचेगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। लेकिन दिस इज ट्रू, ऑलवेज n इज ग्रेटर देन l, क्योंकि ठीक है। तो प्राइमरी हमेशा होना चाहिए कि क्लास में तुम्हारा अटेंशन पूरा हमेशा रहे। जैसे केशव का धीरे बीच बीच में भंग हो जाता है अटेंशन, कभी नीचे देख रहा होता है, कभी पंखे देख रहा होता है। ये तेरे साथ नहीं होता था पिछले साल की स्टार्टिंग में, बोर्ड्स टाइम से होने लगा है, बोर्ड से 1-1.5 महीने पहले से, जब आखिरी क्लासेस चल रही थी, खोया रहता था। एक दिन कहता है, मैंने कहा खोया हुआ है? सर मेरे नोट्स खो गए, वो सोच रहा हूँ कहाँ गए। बहाने तो सही से मार लो, नोट्स तो गुम हुए थे तो मुझे पता है, पर वह सोच रहा था कि मेरे नोट्स कहाँ होंगे क्लास में बैठ के, क्या फायदा वो उसका। ठीक है। तो अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ सबशेल कितनी है, तो नंबर ऑफ सबशेल, अब जिसने ऐसे लिखा है कि नंबर ऑफ सबशेल किसके बराबर होती है, n के बराबर, तो आंसर होगा 4। जिसने इस तरह से किया है, जिसको फॉर्मूला याद था, तो तुम्हारी प्राइमरी अप्रोच क्या है, फॉर्मूला याद रखने की। मैं नहीं कहूंगा कि ये नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा कि गलत अप्रोच है, अभी तक काम कर रही थी तो सही थी, पर अब कम काम करेगी, क्योंकि अब तुमने ले लिया साइंस, तो थोड़ा सा एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए चीजों को समझने का ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, जिसने n स्क्वायर किया है वो फॉर्मूला अप्रोच वाला, जिसने सोच के किया है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसका हाफ कर देता हूं, तो उनकी अप्रोच थोड़ी सी समझने वाली है ना। अपने आप तुम सबकी इंडिविजुअल अप्रोच होगी, है ना। इसलिए मैंने बोला था मन में आंसर कर लेना, क्योंकि मेरे को ये बताना था कि तुम अपने आप को परखो, तभी तुम्हारा एक तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा जो पढ़ने का तरीका है वही तरीका तुम अप्लाई करोगे तो तुम पे भी काम कर जाएगा। तुमको सबका अपना अपना इंडिविजुअल पहचानना होगा कि मैं बेस्ट एक्सेल किस तरीके से करता हूँ, है ना। कि मैं मेरे को तो मेरा ऐसा है, मेरे को पता है मेरे से चीज़ें नहीं रटी जाती, तो
जो चीज़ रटने वाली है उसमें भी मैं कहीं ना कहीं से लॉजिक ढूंढ के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी कमी है, मेरे से नहीं रटा जाएगा, तो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, है ना। अब जिसका है कि अभी तक रट रहे हैं तो मतलब उल्टा रटने वाले का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा, अब उसको अब एकदम नए थोड़े दायरे में जाना पड़ेगा। तो 1-2 महीने कोशिश करना कि उनको क्या कोशिश करनी है, जो फॉर्मूला अप्रोच वाले हैं, क्लास में अटेंशन पूरा रखना। क्लास में अटेंशन रखोगे तो अपना आप तुम्हारे वो तार जुड़ेंगे, एन का एल से क्या रिलेशन है, एल का एम से क्या रिलेशन है, एम का एस से क्या रिलेशन है ना। क्लास में वैसे मैं भी पूरी कोशिश तो करूंगा ही वो तार जोड़ने की, क्योंकि मेरी अप्रोच भी वही है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन स्क्वायर, तो जैसे 4 है तो ये हो गया 16, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर है तो ये हो गया 32। ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे एक एल को थोड़ा सा और बढ़ा दें, वो करेंगे। बाकी रेस्ट डन जा सकते हो। अभी मैं नया अगला नेक्स्ट टॉपिक चलाऊंगा तो फिर आधे घंटा खींचना पड़ेगा। ठीक है।